एपिसोड 37। एक एक खरोंच का हिसाब और अनिकेत का आराध्या को लेकर जाना। बल्लू, राका भाई देख क्या रहे हो? मार देते हैं इस साले को, नहीं तो ये सबको मरवाएगा। तू सही कह रहा है बल्लू, अपन इको साथ लाया था कि इको पैसे की जरूरत है। इस बार राका भी उसकी बात मानते हुए कहता है, पर ये साला तो हमारे ही काम में टांग घुसाने लग गया है। अब वहीं वह लड़का प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, पर राका भाई ये तो गलत बात है। आप कैसे एक छोकरी की इज्जत लूटने या बेचने का सोच सकते हो? कहते हुए वो अपने आसपास खड़े 10 से 12 लोगों को देखता है जो राका के साथी थे। अपन के घर में भी माँ बहन है, देख बबुआ, अपना धंधा में सब चलता है। अपन कोई शरीफ इंसान नहीं है, गुंडा है गुंडा। चोरी, चकारी, किडनैपिंग, मर्डर और जिस्म फरोशी सब अपन के धंधे में शामिल है, समझा? वहीं वह लड़का हैरान होकर उन्हें समझाते हुए कहता है, राका भाई ये तो गलत बात है और अपन तेरे को ये गलत काम नहीं करने देगा। वह इमोशन में बहता हुआ कहता है, ये छोकरी को मैं उसके घर छोड़ कर आऊंगा। तू छोड़ेगा तो तब जब जिंदा रहेगा। पर उनका एक साथी कहता है, क्या मतलब? वहीं वह लड़का कंफ्यूज होकर पूछता है। उसके सवाल पर वो सब ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। तभी राका बल्लू को आवाज डालता है। वहीं राका की बात सुनकर आराध्या और उस लड़के के चेहरे पर पसीने को बूंदे झलकने लग जाती है। बल्लू, अरे काम तमाम कर, ये मुसीबत का कब से ज्ञान दे रहा था साला। वहीं बल्लू अपनी गन निकालकर उस लड़के पर तान देता है। ठीक है राका भाई, नहीं तुम लोग अपन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, कहकर वह लड़का भागने लगता है, जिस पर बल्लू उसके पैर पर गोली चला देता है, जिससे वह लड़का आराध्या से कुछ कदम की दूरी पर गिर जाता है। वह दर्द से करहने लगता है। आराध्या की आंखों में आंसू बहाकर उसके गालों तक पहुंच जाते हैं। वहीं बल्लू उन दोनों पर हंसते हुए दूसरी गोली उस लड़के के पेट में मार देता है, जिसे देख आराध्या जोर जोर से रोने लग जाती है। उस लड़के ने उसकी वजह से अपनी जान खोई थी। वह सब उन पर हंस ही रहे थे। जब बल्लू जाकर आराध्या की शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है, अब बाल तो लड़कों की तरह शॉर्ट थे, तो कॉलर ही सही। देख, तेरी वजह से ये मर गया, अब तेरे को कौन बचाएगा हमसे? आराध्या खुद को छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज से आसमान गूंजने लगता है। कुछ ही मिनट में वहां का माहौल बदल जाता है। आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से 50 के लगभग कमांडो उतरकर उन सब लोगों को घेर लेते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया। वो सब कमांडो उन सब को घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो लोग लड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कहाँ अवधेश के मिलिट्री में ट्रेंड कमांडो और कहाँ वो गुंडे। थोड़ी देर में मुकाबला एक तरफा हो जाता है। राका और बल्लू गन चलाने की कोशिश करते उससे पहले ही स्पेशल कमांडोज ने उनकी कलाइयों को तोड़ दिया था। अपने लीडर्स का ये हाल देखकर बाकियों के हौसले पस्त हो गए थे। फिर भी लड़ना तो इसलिए थोड़ी ही देर में वो भी हड्डियां तुड़वा के नीचे गिरे पड़े थे। तभी वहां पर 3 हैंडसम हंक की एंट्री होती है। अवधेश के एक साइड शौर्य था, दूसरी तरफ अंकुश। वहीं जब आराध्या अपने सामने अवधेश को देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। उसका रोना और तेज हो जाता है। अवधेश के इशारे पर अंकुश उसके हाथ पैरों को खोलने लगता है। आराध्या के जैसे ही हाथ पांव खुलते हैं, वो दौड़ते हुए अवधेश के गले लग जाती है। वहीं उसके इस तरह गले लगने से अवधेश की टांगों पर उसका वजन आ जाता है। वह उसे कंफर्टेबल तरीके से पकड़ लेता है। वहीं शौर्य अवधेश को ऐसा करने से रोकने वाला होता है।
लेकिन उससे पहले ही अवधेश उसे आंखें दिखा देता है, जिसकी वजह से शौर्य को चुप होना पड़ता है। वह आराध्या को अपने सीने में छुपा लेता है। कुछ नहीं हुआ है मेरी लिए लिटिल गर्ल को, मैं आ गया हूं ना। वहीं आराध्या उसकी बात सुनकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। वह आराम से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। आराध्या के आंसू उसके दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। हे तुम तो ब्रेव गर्ल हो ना, और तुम झगड़ा करते हुए ही अच्छी लगती हो। वह उसकी आंखों और चेहरे को रुमाल से साफ करते हुए कहता है। रोते टाइम तो पूरी बंदरिया लग रही हो। देखो सारा मुंह लाल कर दिया है, आंखें भी लाल हो गई है तुम्हारी। वह उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है। ये बहुत बुरे लोग हैं, ये मुझे बेचना चाहते थे। इन्होंने इस लड़के को भी गोली मार दी। ये तो मेरी मदद ही करना चाहता था। रुक रुक कर रोते हुए उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जिन्हें अवधेश के साथ आए कमांडो ने हथियार छीन कर घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया था। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, और उस लड़के को भी कुछ नहीं होगा। आई प्रोमिस। और तुम्हें पता है ना, मैं अपना प्रोमिस नहीं तोड़ता हूं। अब रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है। अवधेश को इस तरह सोफ्टील बिहेव करते देख अंकुश और शौर्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब जो बंदा अपनी क्रुएल्टी के लिए जाना जाता था वो इतने प्यार से भी पेश आ सकता है क्या? वहीं शौर्य उस लड़के को चेक करके कमांडो की मदद से ही एयरलिफ्ट करवा देता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। दूसरी तरफ आराध्या रोते रोते उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी पकड़ ढीली होने पर अवधेश अंकुश को इशारा करके आराध्या को पकड़ने के लिए कहता है। वहीं अंकुश आराध्या को हाथ भी लगा पाता उससे पहले ही अनिकेत उसे अवधेश की गोद से छीन लेता है। वह और राघव उनसे कुछ देर बाद बाय रोड वहां पर पहुंचे थे। आदू को मैं खुद संभाल लूंगा। आगे बिना कुछ कहे वो जिस गाड़ी से आया था उसी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अवधेश अपनी खाली आंखों से आराध्या को अनिकेत के साथ जाते हुए देख रहा था। वह उन्हें तब तक देखता रहता है जब तक अनिकेत आराध्या को लेकर के उस जगह से चला नहीं जाता है। उनके जाने के बाद अवधेश अपनी तीखी नजरों से उन सब गुंडों को देखने लगता है। वहीं उसकी नजरों की तपिश ऐसी थी मानो वो उन लोगों को जिंदा ही जला डालेगा। वह अपनी शरद आवाज में कहता है, शेर अगर शांत हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, पर तुमने तो उसे छेड़ा ही नहीं, उसकी कीमती चीज पर हमला करने की कोशिश की है। उन्हें तो मिटाना होगा ना। फिर एक एविल हंसी हंसते हुए, सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। ये जानते हुए भी कि वो अवधेश प्रताप की बीवी है, तुमने उसे हाथ लगाने की गलती की है। उसकी सजा तो मिलेगी ही ना, बहुत खौफनाक सजा मिलेगी। उसके जिस्म पर आई एक एक खरोंच का भी हिसाब होगा। मौत का भयंकर मंजर देखोगे अब तुम सब। उसकी ऐसी क्रीपी बातें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वहीं अब वो गुंडे भी डरने लगे थे, क्योंकि सक्सेना ने साफ कहा था कि वो किसी भी कीमत पर तभी रुकेंगे जब आराध्या को लेकर कोठे पर पहुंच जाएंगे और वापस दिल्ली में कभी कदम नहीं रखेंगे। अब उन्हें लग रहा था शायद वो खाना खाने नहीं रुकते तो न झगड़ा होता ना ही उनका टाइम वेस्ट। पर अब क्या पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी एक बार फिर अवधेश की भयानक आवाज उनके कानों में पड़ती है, इन सब को स्पेशल खातिरदारी के लिए बेस कैंप ले जाओ। जब तक मैं वहां न आऊं तब तक इनकी खातिरदारी नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन याद रहे इनकी मौत नहीं होनी चाहिए। रोज इन्हें टॉर्चर करो, पर मरने मत देना।
अगर इनमें से एक भी मरा तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अवधेश का ये रूप देखकर अंकुश भी एक पल को डर जाता है। उसने अपने भाई का बुरे से बुरे रूप को देखा था, लेकिन इस अवधेश को देखकर उसे डर लग रहा था। इस अवधेश में आराध्या के लिए पागलपन कूट कूट कर भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत आराध्या को लेकर के अपने पर्सनल विला आ जाता है। वह अपने किसी डॉक्टर को बुलाता उससे पहले ही उसे शौर्य मिल जाता है, जो उस लड़के को लेकर के हॉस्पिटल गया था। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भाई ने यहाँ आने के लिए कहा था। आराध्या के हेल्थ चेकअप के लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन के लिए डॉक्टर मैं खुद अरेंज कर सकता हूँ। पर भाई ने कहा था। मुझे नहीं जानना तुम्हारे भाई ने क्या कहा क्या नहीं, पर मैं अपनी बहन की सेफ्टी के लिए तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। वो लोग आपस में बहस कर रहे थे जब वह व्हाइट कोट पहने 23-24 साल की लड़की हॉल में एंटर होती है। आइए डॉक्टर रूही, आदू ऊपर कमरे में है, आप जल्दी से उसे चेक कीजिए। वो बेहोश हो गई है, उसे चोट लगी है, प्लीज। अनिकेत बिना सांस लिए एक ही बार में सब कुछ बोल देता है। वहीं उसके इस रवैये पर शौर्य की मुट्ठियां कस जाती है। कहाँ वो इंडिया का फेमस डॉक्टर जिससे लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं, वहीं ये लोग इतना भाव खा रहे थे। पर अब अवधेश ने ऑर्डर दिया था कि उसे वहीं रह कर आराध्या का ध्यान रखना था, इसलिए वो वापस जा भी नहीं सकता था। एपिसोड 38, मौत का नंगा नाच। डॉक्टर रूही आराध्या का चेकअप करके उसके घाव पर मरहम पट्टी कर देती है। वह उसका चेकअप करके रूम से बाहर आती है। वहीं उसके जाने के बाद सौम्या और आकाश आराध्या के पास उसके कमरे में रुकते हैं। जब रूही हॉल में पहुंचती है तो वहां बेसब्री से अनिकेत और शौर्य उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर आदू कैसी है? उसकी चोट सीरियस तो नहीं है? क्या हम उसे हॉस्पिटल ले जाएं? अनिकेत परेशानी से पूछता है, जिस पर रूही उसे शांत करवाते हुए कहती है, काम डाउन मिस्टर राजवंश, आपकी बहन ठीक है। मैंने घाव साफ करके मरहम पट्टी कर दी है। ध्यान रखिएगा उनकी चोट पर पानी न लगे। कुछ दिन में उनके घाव भर जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रूही। इट्स ओके मिस्टर राजवंश, इट्स माय ड्यूटी। कह कर रूही वहां से चली जाती है। वहीं शौर्य उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है। वह वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। 1 घंटे बाद आराध्या को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने सामने आंखों में बड़े बड़े आंसू लिए हुए सौम्या दिखती है, जो आकाश के कंधे पर सिर रखे हुए बैठी थी। वह धीरे धीरे उठकर उससे पूछती है, सोमू क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? वहीं आराध्या की आवाज सुनकर आकाश और सौम्या का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह दोनों हड़बड़ा कर उसके पास जाते हैं। आरू तू बेड से उठी क्यों? तुझे चोट लगी है? आकाश आराध्या को डांटते हुए कहता है। सौम्या उसके फोरहेड को छूते हुए कहती है, आरू तुझे क्या दर्द हो रहा है? वहीं उन दोनों को अपनी चिंता करते देख आराध्या हल्के मुस्कुराते हुए कहती है, फिर कुछ सोच करके, मैं ठीक हूं। पर मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो उन गुंडों के पास थी। कहते कहते आराध्या रुक जाती है। फिर मॉन्स्टर वहां आए थे। तुझे यहाँ अनिकेत भाई लेकर आए हैं। वहीं उसके सवाल पर आकाश कहता है। तभी सौम्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहती है,
पता है हम कितने ज्यादा डर गए थे तुझे इस हालत में देखकर। हाँ आरू भाई तो बहुत ज्यादा परेशान थे तुझे लेकर। उन्होंने तो जीजू के भाई को भी तेरा ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। आकाश गॉसिप मोड में आते हुए उसे शौर्य और अनिकेत के बीच हुए बातें बताता है। वो सब बातें ही कर रहे थे जब उन्हें हॉल से जोर जोर से बातें करने की आवाजें आने लगती है। ये कौन है जो इतनी जोर से चिल्ला रहा है? आराध्या कंफ्यूज होकर कहती है। ये तो अनिकेत और दादू की आवाज है। पर ये किससे झगड़ा कर रहे हैं? सौम्या बेड से उठते हुए कहती है। चलो हम देख कर आते हैं। आदू तुम यहां से हिलना मत। हम देख कर आते हैं बाहर क्या हो रहा है। कहकर वो दोनों बिना आराध्या की कोई बात सुने कमरे से बाहर भाग जाते हैं। वहीं हॉल में आराध्या तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। नाहर राजवंश की कड़कती हुए आवाज उन्हें हॉल में सुनाई देती है। वो मेरी बीवी है तो आप तो क्या कोई मुझे नहीं रोक सकता है? अवधेश अपनी शरद आवाज में कहता है। उसका ऑरा किसी को भी डराने के लिए काफी था। उसकी बात सुनकर अनिकेत भी मना करते हुए कहता है। दादू सही कह रहे हैं। एक बार उनकी बात मानकर हमने तुम्हें आराध्या को दिया था और आज मेरी बहन मरते मरते बची है। मैं एक बार फिर अपनी बहन को नहीं खोना चाहता हूं। तभी शौर्य इरिटेट होकर अनिकेत से कहता है। यार तुम तो बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें पता भी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के बाद जहां भाई को आराम करना चाहिए था, ये तुम्हारी बहन के लिए पागलों की तरह परेशान हो रहे थे और तुम सब उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हो। पता भी है उनकी सर्जरी में अगर कॉम्प्लिकेशन आई तो कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर अनिकेत थोड़ा गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि वो बस तब से अवधेश को सुनाए जा रहा था। वहीं अवधेश घूरकर शौर्य को देखता है जिसकी वजह से वह चुप हो जाता है। अवधेश पहले हल्की हंसी हंसता है फिर अनिकेत की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहता है। वहीं तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बहन को कुछ होने देता और जाना तो उसे मेरे साथ ही पड़ेगा। उसकी जिंदगी पहले मुझसे जुड़ी हुए है फिर तुमसे। फिर नाहर राजवंश की तरफ मुड़ते हुए और आप याद करिए जब आपकी पोती की शादी मेरे साथ हुई थी आपने क्या कहा था? अवधेश की बात सुनकर नाहर राजवंश के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। वह एक बार फिर अवधेश से आर्ग्यू करते हुए कहता है। लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जान जा सकती थी आज। उनकी बातें सुनकर अवधेश उन्हें एक एविल स्मर्क देते हुए कहता है। मेरी वजह से? जहां तक मैं जानता हूं रंजीत यादव से तो पीएस इंडस्ट्री का कोई बिजनेस या पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी वजह से? जहां तक मैं जानता हूं रंजीत यादव से तो पीएस इंडस्ट्री का कोई बिजनेस या पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और रही बात उस सक्सेना की तो उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो अवधेश प्रताप सिंह की तरफ नजर उठाकर भी देख पाता। तो मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर होगा अगर आप अपने घर जाकर पता करिए किसने आपकी पोती की शादी की खबर बाहर फैलाई है। अवधेश जैसे ही अपनी बातें खत्म करता है नाहर राजवंश जी कहते हैं। अगर मेरी पोती तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें उसे ले जाने दूंगा। अवधेश कोई जवाब देता उससे पहले ही उन्हें आराध्या की आवाज सुनाई देती है जो सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था उसने नाहर राजवंश की बात सुन ली थी। मॉन्स्टर अंकल आप कब आए? वहीं आराध्या को नीचे आए देखकर अनिकेत और आकाश दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। अरु बच्चा तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें रेस्ट करना है।
आराध्या उसे एक स्वीट सी स्माइल देते हुए कहती है, आराध्या बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? नाहर। राजवंश आराध्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हम ठीक है दादू। पर आप उन्हें क्यों डांट रहे थे? आराध्या अवधेश की तरफ इशारा करते हुए इनोसेंटली उनसे पूछती है। नाहर राजवंश उसके सवाल को टालते हुए उससे पूछते हैं, जिस पर आराध्या बेटा आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो क्या आप अपने भाई के साथ रहेगी या फिर हमारे साथ राजवंश हवेली जाएगी? उनकी बातें सुनकर आराध्या कंफ्यूज होकर कहती है, दादू हम कहीं क्यों जाएंगे? हम तो अपने घर में जाएंगे ना। नाहर राजवंश अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अवधेश की तरफ देखते हुए आराध्या से पूछते हैं, इसका मतलब तुम हमारे साथ जाओगी? वहीं आराध्या के जवाब से अवधेश का चेहरा शरद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आराध्या का जवाब सुनता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर दादू हमारा घर तो वहीं है न जहां मॉन्स्टर रहते हैं, हम इनके साथ ही जाएंगे। उसके जवाब से अनिकेत और नाहर राजवंश के चेहरे पर मायूसी छा जाती है, वहीं अवधेश के चेहरे के भाव सामान्य हो जाते हैं। लेकिन आराध्या, लगता है आपने सुना नहीं मेरी बीवी ने क्या कहा, वो मेरे साथ जा रही है। एक हफ्ते बाद एक वेयरहाउस में 10 से 12 लोग मौत से भी बदतर हालत में थे। चारों ओर कमांडो से भरी हुए वो जगह किसी सीक्रेट बेस से कम नहीं लग रही थी। हमें माफ कर दो साहब, हम तो छोटे मोटे गुंडे हैं बस, उनमें से एक आदमी रोते हुए कहता है। हम तो पैसे के लालच में आ गए थे साहब, माफ कर दो साहब, आगे से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे साहब, हमें जान से मार दो, पर कम से कम इस तरह से मत तड़पाओ साहब। उनकी आवाजों से वो गोडाउन गूंज रहा था, लेकिन सामने एक कुर्सी पर बैठे शख्स को उन पर कोई दया नहीं आ रही थी। वह अपनी सिगरेट सुलगाकर उसका कस लेते हुए कहता है, माफ कर दूं, इंटरेस्टिंग बट सॉरी, मेरी डिक्शनरी में माफी शब्द ही नहीं है। फिर अपने मुंह से धुएं को छोड़ते हुए कहता है, पर तुम्हें देखकर लगता है मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। फिर कुछ देर रुककर, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं। अगर तुम दरवाजे के बाहर तक पहुंच जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उसके नाव बोलते ही वो गुंडे रगड़ते घसीटते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन इतने दिन भूख, प्यास, मार पीट से उनकी हालत पहले ही खराब थी, इसलिए 2 मिनट तक उनसे आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं हो पा रहा था। योर टाइम इज ओवर नाउ। अब मैंने तुम्हें मौका दिया था जो मैं किसी को नहीं देता। तुम ही कमजोर निकले तो मेरी क्या गलती? कहते हुए वो आदमी एक आदमी पर गोली चला देता है, जिससे उस आदमी की चीख निकल जाती है। उसका निशाना एकदम सटीक था, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल शूटर की तरह। उसकी आंखों में एक अलग ही सनक थी। वहीं गोली चलने से उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे आदमियों की डर से चीखने की आवाजें आने लगती है, जिन्हें सुनकर उस आदमी के चेहरे पर सकून नजर आने लगता है। वह एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार देता है। उनके डर से चिल्लाने की आवाजें, फर्श पर बिखरा खून उस आदमी को सकून दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मौत के इस नंगे नाच की देखकर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अंदर का नजारा किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था, लेकिन अंदर खड़े लोगों की देखकर लग रहा मानो उनके लिए ये कोई नॉर्मल बात हो। इस सारी गंदगी को साफ करवाओ। आई हेट डर्टी प्लेसेस। कर वह सिगरेट को फेंक देता है। वहीं उसके पास खड़ा लड़का कंप्लेन करते हुए कहता है,
भाई कुछ को तो जिंदा छोड़ देते, मेरे न्यू एक्सपेरिमेंट में काम आ जाते वो। मरते मरते कुछ तो अच्छा काम कर देते ये लोग। वहीं वो आदमी उस लड़के को पूरी तरह से इग्नोर कर वहां से अपनी व्हील चेयर से को मूव करते हुए उस वेयरहाउस से निकल जाता है।